आज की एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आईडीएफ और बॉर्डर पुलिस ने आज इजराइल में एक असफल कोशिश की, जिसमें उन्होंने वेस्ट बैंक के नबलुस के पास स्थित फिलिस्तीनी कस्बे कुसरा के अंदर इजरायली नागरिकों के एक समूह द्वारा स्थापित एक अवैध चौकी को हटाने की कोशिश की। सेना की योजना के मीडिया में लीक होने के बाद दर्जनों इजरायली कार्यकर्ता उस इलाके में पहुंच गए और चौकी के समर्थन में वहां इकट्ठा हो गए। अब 3 दिन से चल रहे इस घटनाक्रम में एक फिलिस्तीनी घर पर अस्थायी कब्जा और एक अन्य घर को घेरना शामिल है। ये घटना कुछ हफ्ते पहले पास के एक अन्य कस्बे में इसी तरह के एक अवैध फिलिस्तीनी घर पर कब्जे के बाद सामने आई है और विवादित क्षेत्र में इजरायली नागरिकों द्वारा हिंसा में तेज बढ़ोतरी और उकसाने वाले कृत्यों की बढ़ती सूची देखी जा रही है। हमारे साथ डेनियला वीस जुड़ी हैं। वो नेहलात सेटलमेंट मूवमेंट की प्रमुख हैं और केडुमिम की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं। आज रात हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस बात पर जोर दिया गया है कि कुसुरा में की गई कार्रवाइयों की अनुमति नहीं है और जो भी नागरिक या कोई भी सुरक्षाकर्मी अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाएगा उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन वीडियो से ऐसा लगता है कि वहां सभी युवा लड़के पुरुष शायद किशोर हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये आतंकवाद नहीं है, जैसा कि फिलिस्तीनी इन इलाकों में इसे परिभाषित करते हैं। बिल्कुल, मैं ये सब जानता हूं, लेकिन क्या आप इस गतिविधि को अभी सही ठहरा सकते हैं और समझा सकते हैं? मेरी राय में अभी जो कुछ भी कुसरा के पास और अन्य जगहों पर हो रहा है, वो उन इलाकों को लेकर लगातार संघर्ष है, जिन्हें अरबों ने कब्जा कर लिया था। ये मीडिया में जो बताया जा रहा है, उसका ठीक उल्टा है। ओस्लो समझौते का पालन अरबों द्वारा नहीं किया जा रहा है और ये जो युवा लड़के हैं, और सिर्फ वही नहीं, मैं खुद को भी उस प्रयास में शामिल करती हूँ कि सरकारी संपत्ति की रक्षा की जाए, जिसे मुक्त कराया जाना चाहिए और यहूदी समुदायों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और वे लगातार ऐसा कर रहे हैं। शुरुआत करें एबीसी के विभाजन से, जो कि ओस्लो समझौतों के विभाजन से शुरू हुआ था। सही है, सही है। क्षेत्र एबीसी शुरू से ही एक कृत्रिम विभाजन है, लेकिन इस कृत्रिम विभाजन के बावजूद क्षेत्र सी में संपत्ति पर कब्जा करने वाले अरब ही हैं। जो युवा पीढ़ी के बसने वाले करते हैं, वो ये है कि वे भविष्य में बस्तियों के विकास के लिए सरकारी जमीन की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, और ये जाहिर है अरबों को स्वीकार नहीं है। मैं कहती हूँ जाहिर है, क्योंकि वे इसे अपने गांवों के लिए चाहते हैं और हम इसे अपने भविष्य के लिए रखते हैं, समुदायों के लिए। खैर, तो इसमें ये कोई शक एक नहीं कि ये लगातार विवादित है। चलने वाला इसमें कोई शक टकराव नहीं है। है। ये विवादित इलाका है और मैं ये देख सकता हूँ। लेकिन मैं इसका एक और पहलू उठाना चाहता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर आप जानते हैं, इजरायली, और मैं यहाँ सामान्य रूप से बात करूंगा, समझ सकते हैं, आप जानते हैं, इन इलाकों में फिलिस्तीनियों के प्रति जो दुश्मनी है, जिसे हालांकि समग्र रूप से या दशकों से वहां इजरायली बस्तियों के दौरान खुद कानून हाथ में लेने वाली हिंसा के रूप में नहीं देखा गया है। तो मैं इस समुदाय की रक्षा करता हूं, लेकिन सेना के साथ झड़पें, आप जानते हैं, ये आम आदमी और औरतें हैं जो देश के हर कोने से आती हैं, आप जानते हैं, और शायद आईडीएफ के इतिहास के सबसे कठिन समय में सेवा कर रही हैं। सड़क पर बैरिकेड्स, आप जानते हैं, उनके साथ टकराव, आप जानते हैं, अपने ही लोगों से टकराव मुझे और इजराइल के अधिकांश लोगों को अक्षम्य लगता है। मैं शायद इस कहानी के सबसे अक्षम्य हिस्से के बारे में बात करूंगा। क्या ये शायद हमें बांट रहा है, मैं कहूंगा, फिलिस्तीनियों को डराने से भी ज्यादा? आप जानते हैं, आपका क्या जवाब है? मैं आपको बताऊंगी, ऐसे व्यक्ति के तौर पे जिसका परिवार सेना का हिस्सा है, मेरा मतलब है मेरे अपने परिवार के सदस्य अधिकारी के रूप में सेवा कर रहे हैं और सेना में सैनिक भी हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में खाने की मेज पर मेरे परपोते पोतियों को उनकी माओं ने बताया कि उनके पापा सीरिया में हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ कि सीरिया कभी हमारा सबसे डरावना दुश्मन हुआ करता था, मेरा मतलब है सेना और बसने वालों के बीच टकराव दिखाना एक बहुत बनावटी चीज है। हम एक ही हैं, हम ही सेना के लोग हैं, हम बसने वाले हैं, लेकिन बसने यही वाले। इसका नतीजा है इस घटना में। और मैं ये जानता हूं, देखिए, इन इलाकों में रहने वाले लोग, आपकी फैमिली भी शामिल है, मैं जानता हूं, बहुत ऊंचे स्तर पर सेवा करते हैं, वे इजराइल के हीरो हैं और इस समय इसमें कोई शक नहीं है, वे देश की सेवा करने के लिए बहुत प्रेरित है और ये वो चीजें हैं जिस पर समुदाय सही मायनों यही में मुद्दा गर्व है, करता है। तो लेकिन उन्हें इससे चाहिए। समस्या पैदा होती है। तो मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि सरकार बहुत बड़ी गलती करती है जब वो कुछ चौकियों पर जबरन दबाव डालती है।
भगवान का शुक्र है पिछले 2 सालों में वहां बसने वालों की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसका श्रेय स्मोट्रिच, इज़राइल काट्ज और नेतन्याहू को जाता है। लेकिन अभी भी एरिया बी को लेकर बहस जारी है और मैं एरिया बी में सरकारी जमीन पर बस्तियां बसाने का पूरी तरह समर्थन करती हूँ, क्योंकि ओस्लो समझौते ने 7 अक्टूबर और लगातार हो रहे हमलों की वजह से अस्तित्व में रहने का अधिकार खो दिया है। अभी हाल ही में हमने उस हमले के बारे में सुना जो टेल गांव के पास 2 हत्याओं के साथ खत्म हुआ। हमले का मकसद क्या था? और आपने देखा वीडियो और तस्वीरों की बात करें तो जो दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं उन पे पत्थर फेंकने का क्या मतलब है? और हमने बिल्कुल यही देखा कि लोग ट्रैकिंग कर रहे थे और ये एक सामान्य बात थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं था, ना ही कोई संपत्ति हड़पना था, ना ही कोई टकराव था। और फिर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी तो जैसे ओलंपिक्स में खेल बन गई है। और उससे भी बुरा, हाँ नहीं उससे भी बुरा, किसी भी फिलिस्तीनी के लिए वेस्ट बैंक से समझिए कि खतरे असली हैं और जो वे झेल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तीखे हैं। ये वास्तव वेस्ट में बैंक स्वीकार्य नहीं है। ये एक संकीर्ण क्षेत्र है। ये नदी से समुद्र तक का मुख्य हिस्सा है। इज़राइल का जन्म स्थान इसी तट पर है और ये सिर्फ तट नहीं है, ये एक मुख्य क्षेत्र है। ये बाइबल का बेथ बेथल है। मैं इस शब्द का ये इस्तेमाल बाइबल एक का अंतर्राष्ट्रीय शीलो स्तर है। पर मान्यता प्राप्त शब्द के रूप में करता हूं, लेकिन हाँ, मुझे निश्चित रूप पता से है, उनकी लेकिन बयानबाजी मेरा इसमें मतलब शामिल है जो हम वेस्ट बैंक के रूप में परिभाषित करते हैं उससे कहीं अधिक। डैनियल हाँ, लेवाइस, सही कहा। आपके आने के लिए धन्यवाद। इस विषय पर हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए धन्यवाद। ये दुनिया के लिए सुनना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। धन्यवाद। इस विषय को स्टूडियो में भी लाएं। और जॉनथन, मेरा मतलब है, चलिए मान लेते हैं, देखिए वेस्ट बैंक में जो हिंसा यहूदी कर रहे हैं अभी, चाहे उसकी कोई भी वजह हो या ना हो, इससे इजराइल की बहुत बदनामी हो रही है, अभी आलोचना हो रही है, मतलब इसे यहूदी आतंकवाद कहा जा रहा है। यहां तक कि ब्रेट स्टीवंस जैसे लोग भी जो हर जगह हमारा समर्थन करते हैं। आप जानते हैं, इन जटिलताओं को समझाइए संभावित समाधान। और इस तरह के माहौल में इजराइल के लिए शायद गृह युद्ध जैसी किसी चीज का खतरा, आप जानते हैं, इन सब पर बात कीजिए। ये बेहद जटिल है। हम ओस्लो समझौते के 34 साल बाद है। मुझे कहना होगा कि मैं डैनियला की कुछ बातों से सहमत हूं, क्योंकि एक समझौता मौजूद है और उन अधिकांश वर्षों में इसे वास्तव में फिलिस्तीनियों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, जबकि इजराइल ने सच में इस ओर ध्यान नहीं दिया। और अब वो हकीकत बदल रही है। जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अब पहली बार इजराइल वास्तव में जवाब दे रहा है। इसमें से कुछ संस्थागत है, जैसे कि बहुत सारी नई बस्तियां बनाना और प्रसिद्ध या बदनाम फार्म्स बनाना। ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है। ये वास्तव में जमीन पर कब्जा करने और एरिया सी और बी में अरब बस्तियों के विस्तार, खासकर अवैध बस्तियों को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हम अभी देख रहे हैं वो है झड़पों का तेज होना। अब यहूदा और सामरिया में इजरायली ढांचे की समस्याएं हैं। सबसे पहली और बड़ी समस्या ये है कि वहां कानून लागू कराने की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि हम ये घटनाएं देख रहे हैं। और हाँ, और ये तथ्य कि पुलिस और आईडीएफ को इसका जवाब देने में बहुत समय लगता है और वे इससे निपटने के लिए संघर्ष करते हैं। इनमें से कई मामलों में हालात पर और काबू मुझे पाने लगता में है भी कि उन्हें ये एक मुश्किल मुद्दा होती है जो किसी भी इजरायली निर्णयकर्ता को हैरान नहीं करना चाहिए। इजरायली नागरिकों और इजरायली कानून अपने हाथ में लेने वाले तत्वों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन, खासकर पुलिस को और भी सख्त होना चाहिए। और मैं पूरी मजबूती से, आप जानते हैं, मैं किसी भी इजरायली की निंदा करता हूं जो गैर कानूनी काम करता है, लेकिन खासकर वे लोग जो इजरायली सुरक्षा बलों को धमकी देते हैं या उन पर हमला करते हैं। यही वो आखिरी चीज है जो उन्हें करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये अन्यथा, आप जानते हैं, कानून का पालन करने वाले बहादुर और देशभक्त नागरिकों को भी बदनाम करता है। ये छवि की वे मुझे नहीं वास्तव पता में कि मैं इसके इससे लायक सहमत हूं नहीं या है। नहीं कि ये सच है,